में और बिल्कुल भरी धूप में हमसे बात करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नाउ विल डू इंग्लिश। Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta in Patna and my guest today, Minister of Bihar, one more time. And I can see that you are very thick-skinned. 43 degrees, mid-afternoon sun doesn't bother you. जरूरी है राजनीति में थोड़ा thick-skinned होना। It's that kind of. लेकिन लड़ाई में भी यहाँ जबरदस्त भागीदारी पार्टिसिपेशन, और ऐसा लगता है कि जो इतिहास है इतना पुराना, ये तो यही पावर का सेंटर था या नॉलेज का, ज्ञान का केंद्र। तो हो सकता है कि उसका कुछ यहाँ की आबो हवा पर अब तक इम्पैक्ट, और फिर उसको लूज कर गया, इतना डिक्लाइन क्यों? ये तो चक्र है, चलता रहता है। अब वो चक्र बदलेगा, जरूर बदलेगा। इसलिए आप ये बताएं कि आप, मैंने कहा कि वो कंट्री इज कीपिंग एन आई ऑन यू, सबके नजर आएंगे, और आप भी ये बात कहते हैं कि अब देश की राजनीति टू फोर्स में, थोड़ा सा टाइम होगा, दो ध्रुव आप कहते हैं या दो ध्रुवी कहते हैं। ठीक है, 2014 बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को बड़ी सफलता मिली। बीजेपी को खुद इतनी सीटें मिली जिन सीटों के बारे में वो खुद नहीं सोच रहे। एक ऐसा माहौल बन गया जो उस समय चेंज चाहे, और इनसे उम्मीद भी बहुत थी। और जिस तरह की बातें आपको भी थी उम्मीद? नहीं, मुझे तो उम्मीद नहीं थी, मेरी तो अपनी समझ थी। अब बीजेपी के साथ बहुत लंबे समय तक काम करते रहे हैं अलायंस में, और उस समय का जो नेतृत्व बीजेपी का था, अटल जी का लीडरशिप, वो उनका जो अप्रोच था वो दूसरी तरह था। वैचारिक एकता उनकी और हम लोगों की नहीं हो सकती, लेकिन उनका काम करने का तरीका या गवर्नेंस का जो उनका एक अपना सोच था वो अलग किस्म का था, इसलिए कभी कोई कठिनाई नहीं। लेकिन बाद में जिस ढंग से इनको सपोर्ट मिला और जिस तरह की बातों को नरेंद्र मोदी के सामने इन्होंने रखा, मोदी जी ने, और बड़ा ही इसको कहिए कि आक्रामक ढंग से सब बात, लोगों को लगा कि नहीं, यही एक व्यक्ति है जो कुछ कर सकता, उसका लाभ उनको मिला। अब लाभ उनको मिल गया, लेकिन अब परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या काला धन वापस लाने की बात, या किसानों का मसला हो। उन्होंने जोर शोर से कहा था कि जो किसानों की लागत आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय उस साल भी किया, 4 बार किया इम्प्लायमेंट, और उन्होंने उसका पालन नहीं किया। जो बातें सेंटिमेंट और दूसरी तरफ ये एक लोगों का ध्यान हटाने के लिए इन बुनियादी मुद्दों से एक कुछ नारे भावनाओं को भड़काने के लिए दिए जा रहे हैं। कभी आपने देखा बात आ गई लव जिहाद की बात आई, कभी कर वापसी की बात आई। बिहार का जब चुनाव चल रहा था तो गौ मांस और इस तरह से उसको प्रेजेंट किया जा रहा था। चुनाव के पोलिंग के एक दिन पहले गाय को खूब बढ़िया से माला वगैरह पहनाकर टीका करके लोगों के बीच में घुमाते थे लोग, और ये कहते थे हम लोगों के बारे में कि हम लोग इसको काटेंगे, और हम अपने बारे में कहते थे इस तरह के। लेकिन वो हमने असम के चुनाव में गाय नहीं देखी। हाँ, इसलिए कि फेल कर गया ना। अब कहाँ सुन रहे हैं मतलब क्या कर वापसी दिन बंद, अभी गौ मांस बंद, अब इसके बाद आजकल चला है देश बंद, भारत माता की, भारत माता का तिरंगा कहते PMKJ। कह रहे हैं कि 207 फीट ऊंचा तिरंगा ला रहा है। अरे भाई, तिरंगा
लाने में तो कोई रोल नहीं है इनका। जी हाँ। तिरंगा का चयन किया हमारे राष्ट्र नायकों ने, उस समय तो ये कहीं नहीं थे, तो बाकी लोगों की तो पूरी प्रतिबद्धता है। अगर तिरंगे से प्यार कहिए तो कहा बाकी लोगों का प्यार है, इनका तो प्यार है या नहीं है, अगर है भी तो नया है। अब जिनका खुद का नया प्यार है वो दूसरों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को तिरंगा से प्यार नहीं, तो तरह तरह की बात कर ये देखिए, ये लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश करते हैं, उसको लगता सफलता नहीं, इसमें भी सफलता नहीं। तिरंगा जो एक तिरंगे की बात जो ज़्यादा आई वो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत लेफ्टिस्ट लोग हैं, एंटी नेशनल लोग हैं, नक्सलाइट लोग हैं और वो देशभक्ति भूल गए हैं, तो उनको याद करने के लिए ऑर्डर दिया गया कि अब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 207 फुट तक झंडा लगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। का जो नज़रिया है, अब जो यूनिवर्सिटी हमारे यंग जनरेशन का वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ वैचारिक स्वतंत्रता है। जी हाँ, और वहाँ नहीं होगी तो कहाँ होगी? और वहाँ कहाँ होगी? हम लोग तो जब पढ़ते थे स्टूडेंट लाइफ में तो यही सोचते थे कि अगर कोई क्रांतिकारी नहीं है, प्रगतिशील नहीं है, वामपंथी नहीं है, सोशलिस्ट नहीं है, कम्युनिस्ट नहीं है, वो यूथ है ही नहीं, है ही नहीं। यानी इस प्रकार का माहौल है। अब यूनिवर्सिटी को जिस ढंग से चलाया जाना चाहिए, अब यूनिवर्सिटी में अगर कोई किसी विचार को मानता है, आपको इतनी परेशानी क्यों? मतलब अपने विचार को ये इतना कमज़ोर मानते हैं कि तर्क की कसौटी पर वो खड़े नहीं उतरेंगे, इसलिए उसको ज़बरदस्ती थोपना चाहते हैं। और कौन सा हमारा भारत शीशे का बना हुआ है, टूट जाएगा। इतनी बड़ी लड़ाई के बाद आज भारत को आज़ादी मिली, लोकतंत्र है, और इसी लोकतंत्र के चलते तो इनको मौका मिला है, इसी लोकतंत्र के चलते तो इनको मौका मिला है, और आज अपने विचार को थोपना चाहते हैं, सारे विश्वविद्यालयों पर कब्जा करना चाहते हैं। अरे भाई, तो आपके विचार में ताकत है तो लोग उसको स्वीकार करेंगे, विचार में ताकत नहीं होगी तो थोपने से आपका विचार प्रचलित नहीं होगा। और ये भ्रम है कि इनको वैचारिक जीत मिली थी। दरअसल 2014 में उस समय की यूपीए सरकार से जो नाराज़गी थी उसका लाभ इनको मिला, और जो इन्होंने वायदे किए और लोगों को ऐसा लगा कि साहब ये कुछ करेंगे और आप कर नहीं रहे, दूसरी तरफ समाज को मानना चाहिए। तो ये जो परिस्थिति है, इसलिए हमारी ये दृढ़ राय है कि आज की तारीख में इनके खिलाफ मजबूत और ब्रॉडर व्यापक गोलबंदी की चाहिए। सबको इकट्ठा होना चाहिए, सबको इकट्ठा, जितना मैक्सिमम पॉसिबल यूनिटी। मैं जानता हूँ सब लोग नहीं हैं, क्योंकि सबकी नीतियाँ तो एक नहीं है, एक नहीं है, सबके अपने डिफरेंसेस भी हैं। लेकिन आप देखिए, लोहिया जी ने 60 के दशक में गैर कांग्रेसवाद की बात, और 67 में उसके यानी आप सोच उसके लीजिए, नतीजे आए। पहले लोहिया जी जब तक सांसद लोकसभा में नहीं गए थे, उसके पहले केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार भी अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आया। जी हाँ, इसलिए कि अविश्वास का प्रस्ताव अलग अलग लोग नहीं ला सकते थे, मिल करके ही ला सकते थे, इतनी भी एकता नहीं थी। तो उन्होंने गैर कांग्रेसवाद की बात की और कहा कि भाई आप अपने अपने कारण रखिए अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन प्रस्ताव एक साथ लाई। तो जो गैर कांग्रेसवाद की शुरुआत हुई, आज माहौल बनता चला जा रहा है कि अगर गैर संघवाद नहीं होगा, भाजपा की नीतियों के खिलाफ एक व्यापक गोलबंदी नहीं होगी, तो फिर ये जो जहरीला विचार है, जहर का असर जल्दी होगा, इनका विचार जहरीला, तो समाज में जहर का असर हो सकता है फैले। तो इसके पहले कि वो जहर फैले, उसका उपाय पहले करना चाहिए, और इसके लिए व्यापक you are using very strong language. You are calling their ideology as poisonous, and you are saying before this spreads in the country, everybody has to get together and counter it and stop it. I'm clear about my thought process, and I consider their ideology as poisonous. They are dividing society on communal lines and now on caste lines also.
अब सिर्फ संप्रदाय के आधार पर, थोड़ी जात के आधार पर भी करें। किनको जगह मिली इनके राज में, लेकिन आज किस प्रकार से लोगों को बांटने की कोशिश करें खुले कहाँ तो आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विकास, और दूसरी तरफ आप वोट लेने के लिए लोगों को टुकड़ों में बांट रहे हैं। but sir, people will, I mean, let me not say people will say because I don't like that. Let me say that you object when Mr. Modi uses similar language. किसी को बोला DNA खराब है, किसी को बोल दिया कि वो कुछ भी बोला, मैं उस बात को रिपीट क्यों करूँ, लेकिन आप भी जो बोल रहे हैं, जैसे सोनिया जी ने कहा कि मौत का सौदागर, या अभी मोदी जी ने कह दिया कि ये भगवान का संदेश है जो फूट फूटा है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं पॉइजन जहर है, आइडियोलॉजी है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, आइडियोलॉजी की बात हर इस मायने में जो समाज को बांटता है संप्रदाय के आधार पर, और इन दिनों अब जात के आधार पर भी लोगों को लड़ाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से व्हाई डिड दिस काउ बिजनेस नॉट वर्क इन किसी व्यक्ति के खिलाफ लेकिन सर ये आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी डेंजरस है और पॉइजनस। I will take you back one step. I know that I'm interrupting your thought process. लेकिन बिहार में why did the cow in Pakistan not work? यदि बिहार में अगर बीजेपी हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे बजे। उसी समय हम लोगों ने कह दिया था कि पाकिस्तान में तो नहीं, पूरे हिंदुस्तान में पटाखे छूटेंगे, और पूरे हिंदुस्तान में छूटेंगे। पर ये असल ये क्या गलती कर गई? गलती ये कर गए कि 2014 की जीत इन्होंने अपनी जीत मान ली और ये सोच लिया कि अब पूरे देश पर उनका कब्जा होगा, और उन्हीं की बात से कई फैक्टर थे जिसके कारण उनको जीत समझे नहीं ये जीत का मतलब। तो वो समझ गए कि अब उन्हीं के उनकी वैचारिक जीत भी होगी, इस नाते उनके मन में एक भ्रम पैदा, क्योंकि वैचारिक एजेंडा पर तो चुनाव लड़ा नहीं था, जो एक समय की परिस्थिति थी उसके लिए थी, और दूसरा इन्होंने लोगों के एस्पिरेशन को भांपते हुए कुछ ऐसे प्रोग्राम लोगों के सामने रखे कि लोगों को वो भाग लें, वो बातें होगी। और तीसरा जो इनके लोग वो भी ज़मीन के स्तर पर काफ़ी सक्रिय है, उनका ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क तो है, काम तो बहुत किया उन्होंने, उनका तो अपना है, ये सब किया, लेकिन ये कोई इनकी वैचारिक जीत जी हाँ। एक गलती तो की। दूसरी बात, बिहार के बारे में जिन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं उसका सच्चाई से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अब वो बिजली की बात उठा रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि बिजली यहाँ स्थिति बहुत सुधर गई, सड़क की स्थिति सुधर गई, वो जंगल राज का डर दिखा रहे थे, लोग देख रहे थे कि भाई यहाँ पर कानून का राज है, विकास का काम बहुत हुआ। इन सब चीज़ों को वो नज़रअंदाज करते हुए अटैक करते हैं, तो इन बातों का असर। अब देखिए, अब पूछ लेते थे मोदी, बिजली आई, लोग चुप रहते थे, सबके सामने झूठ कैसे बोले? हमने कहा मेरा मतलब ये है कि उन्होंने भूल, और ये भूल नहीं, ये जो उनको जीत मिली थी उसके चलते वो भ्रम के शिकार हुए। उनको लगा कि अब जो कहेंगे उसी को लोग मानेंगे, लेकिन भाई बिहार जैसे राज्य जब काम हुआ और काम लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो उनका वो रास्ता ठीक नहीं था। और दूसरी बात, वो खुद ही भिड़ गए भाई, तो लोगों को भी लगा कि इनको तो प्रधानमंत्री जी के लिए वोट दिया। हमने भी कहा कि भाई अब देश के प्रधानमंत्री यहाँ कोई सरकार बने, अपने पार्टी के हक में प्रचार करना ठीक है, लेकिन यहाँ कोई मुख्यमंत्री बनेगा, आपको उसको तो सहयोग करना पड़ेगा। अगर वाकई देश का विकास चाहते हैं तो केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना होगा। इसलिए जब वो पहली बार आए, मैंने उनको आदतपूर्वक कहा कि बहुत खुशी की बात है आप आए और आप आते रहे, और जो लोगों का विकास है वो केंद्र और राज्य के सहयोग से ही संभव है। इसमें आपकी हमारा एटीट्यूड दूसरा है,
हम तो उनको अपना भी प्रधानमंत्री मानते हैं। देखिए, इसमें आपकी और नरेंद्र मोदी जी की कुछ पर्सनल टेंशन नहीं थी अब शुरू से, हमारा जब वो मुख्यमंत्री भी थे। हमारा तो कुछ नहीं, सब कुछ मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ। मेरा कोई उनके प्रति उनको बुलाया, खाना खिलाए बिना वापस अरे भेज दिया। वो एक अलग कहानी है। इसमें भी अब छोड़ दीजिए, क्यों कंट्रोवर्सी में 2010 की बात है। फिर भी अगर क्या मैंने हुआ? कोई गलती की थी तो फिर 2010 में उसके बाद सरकार में ही नहीं रहे, बल्कि 7 चुनाव लड़े, जी हाँ। मेरे ही नेतृत्व में चुनाव लड़े। थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं उनको मालूम है बहुत अच्छे ढंग से, किसी बात को लेकर ऐसी परिस्थिति हो गई कि बीजेपी के लोगों ने भी कहा कि इसको छोड़ दीजिए। अब मेरे ऊपर 2010 में तो कुछ नहीं बोले, बीजेपी के लोग, अचानक 2014-15 तो बीजेपी के लोग भी इस बात से सहमत थे तब कि उनके कहने पर वो आयोजित हुआ था और उनके सलाह पर वो रद्द हुआ है। लेकिन अब किया क्या जाए, कभी कभी जब आदमी अलग होता है तो पुरानी सारी बातों को भूल देता है। इसलिए मैंने कहा कि भाई देखिए, विचार में ही दोष है, जब व्यक्ति की बात नहीं करते हैं। व्यक्तिगत रूप से लोग जो मिलते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। खैर मेरी तरफ से हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं। वो भी आपको ठीक से मिलते हैं? ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई बुरे ढंग से मिल रहे हैं, अच्छे ढंग से मिलते हैं। लेकिन पता नहीं विचार में क्या है, ये अनावश्यक इन बातों की चर्चा करते हैं। नीतीश जी, आपने कहा कि आप कास्ट से डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, तो बीजेपी का तो ये भी कहना है कि पहली बार हमने चुना हुआ बैकवर्ड कास्ट का प्राइम मिनिस्टर दिया है, तो आप हमें कास्ट कैसे कह सकते हैं? जो देश का प्राइम मिनिस्टर बैकवर्ड होता है, गरीब होता है, फॉरवर्ड होता है, हिंदू होता है, मुसलमान होता है। प्राइम मिनिस्टर कम से कम प्लीज भगवान के प्रधानमंत्री को तो किसी जात में मत बांधो। और यही बीजेपी ने कहा और यही कारण है उनके ऊपर मेरा आक्षेप कि आप प्रधानमंत्री को जात में परिवार से इस्तेमाल करो। ये आज तक नहीं हुआ। कम से कम कुछ जगह को तो छोड़ दीजिए, कैंडिडेट के जात का इस्तेमाल करते हैं चुनाव में, कम से कम प्राइम मिनिस्टर को तो छोड़ दीजिए। प्राइम मिनिस्टर के देश किसी भी जात में जन्मे, किसी भी धर्म को मानते, देखिए इस देश में प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को हर सूरत हाल में बनाए रखे। इतना बड़ा देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है, वह एक पद है प्रधानमंत्री, वह पद न सिर्फ एग्जीक्यूटिव पद है बल्कि वह सिंबॉलिज्म भी है, वह प्रतीक भी है, वह देश का नेता। तो मैं समझता हूँ यह कोशिश करना प्रधानमंत्री की जात पताक जाति को या जातीय समूह को या सामाजिक समूह को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करना, यह स्वस्थ परंपरा नहीं है और यह अपने देश के स्वस्थ परंपराओं पर आकर्षित करेगा, देश की गरिमा को कम करेगा। इसलिए मैं इसी एक बात पर कहता हूँ, so uses flaunting the prime minister's caste status is a wrong precedent, as you are saying, and this will hurt India, very wrong precedent. and it will hurt India and harmony in Indian society. So, sir, tell me, where does the casteist impulse, if it's there, the BJP come from? देखिए, उनको सत्ता का वो या कहिए सत्ता की उनमें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब उनके लिए कुछ भी नहीं। गांधी जी ने कहा कि भाई अच्छे उद्देश्य के लिए रास्ता भी सही, लेकिन उनकी तो मान्यता नहीं। ये तो कहते एंड जस्टिफाइज द मीन्स। आजकल लेकिन फैशन अंबेडकर का है, गांधी जी का नहीं है। सीजन अम्बेडकर सीजन है। अम्बेडकर जी के प्रति तो सबका सम्मान है और उनकी जो भूमिका इस देश में कभी भुलाई नहीं जा सकती। और यही कारण कि उनके जीवन काल में जितने लोग अम्बेडकर को मानते हैं, उनके नहीं रहने के बाद उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है।
अगर उनके मानने वाले लाखों में थे तो अब करोड़ों में, इसलिए वो तो एक अलग जो है। गौतम- लेकिन जो लेकिन गौतम बुद्ध के साथ हुआ। गांधी जी ने कहा कि भाई अच्छे जैसे साधन, साध्य अच्छा हो साधन, लेकिन का उसका सकता है। वो मानते हैं कि एंड जस्टिफाई, तो प्राप्त करना है कुछ तो उसके लिए चाहे जो करना पड़े करो, चाहे समाज में जितना विवाद करना हो पैदा करना हो। और आप जो बात कह रहे हैं वो वही नारे पे आ रहे हैं, संघवाद से आज़ादी, जो आपका लड़का है बेगूसराय का कन्हैया, उसने कहा। नहीं, नारा बहुत अच्छा लगा रहा था। अच्छा बोल भी अच्छा रहा, ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा था जिसको देशद्रोह से बोला। तो आपको टैलेंट नजर आया कि अपनी पार्टी में ले आए उसको? नहीं, पार्टी में ले आने की बात, वो अपने विचारधारा पर रहे थे, अपने विचार को माने, अडिग रहे, आगे बढ़े, देश में राजनीतिक चेतना लाने में कामयाब हो, युवाओं को संगठित करे, छात्रों को संगठित करे। मेरा तो उसको कन्हैया जी को यही परामर्श होगा कि पूरे जगह घूम करके यूनिवर्सिटीज़ में छात्रों को गोलबंद करना चाहिए। अगर एक बार स्टूडेंट मूवमेंट जैसा कोई रूप धारण करता क्योंकि है, आप सब स्टूडेंट लीडर थे, आप भी, लालू जी भी, मुलायम सिंह, आप सब लोग उसी, इसलिए हम लोगों की अरुण जेटली भी। हम लोगों की पृष्ठभूमि, इसलिए अगर कोई छात्र नेता हमको उस तरह का तो दिखाई आपने उस पड़ता समय है, ज़्यादा इंटरवीन क्यों नहीं किया जब उसको अरे अरेस्ट किया हमने गया? तो बिल्कुल एक क्षण नहीं छोड़ा, हमको निरंतर और बहुत ही वोकल होकर क्योंकि उसके साथ ज्यादती तो हुई, बिल्कुल बिल्कुल बहुत जो भी उसके ज्यादा- व्यूज हों। और देखिए इस प्रकार से कोर्ट परिसर में भी हमला किया, आज वो कहीं जा रहे हैं तो क्यों इस प्रकार से यार, तो भय पैदा हो गया। इसका मतलब बीजेपी और उनके आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों के मन में कहीं ना कहीं तो डर पैदा हुआ है। तो बड़ी एक यूथ से अगर डरने लगे तो भाई समझ में आ गया कि उनमें दम नहीं। नहीं, लेकिन ये आप देखें कि ना हमसे कोई इत्तेफाक रख सकते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन जिस भाषण पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, वो संजोग से किसी ने मुझको भेजा, हाँ, उसमें कुछ नहीं है। उसमें ऐसा कुछ नहीं। और इतनी तो लोकतांत्रिक आज़ादी है अपनी बात रखने। तो ये संघवाद से आज़ादी के लिए आप सोचते हैं कि बाकी सब लोग अपनी जितने डिफरेंसेस हैं, विचारधारा में भी हैं, पर्सनल डिसएग्रीमेंट्स भी हैं, पर्सनल एम्बिशंस का भी क्लैश है, हर आदमी जैसे होता है हमारे जनता दल ट्रेडिशन में एवरीबॉडी वांट्स टू बी प्राइम मिनिस्टर, आप सोचते हैं पीपल विल बी एबल टू वेरी देयर डिफरेंसेस और दे शुड? देखिए व्यक्तिगत दुराग्रहों को और आग्रहों को किनारे करना। अगर वाकई आप चाहते हैं कि इनकी आइडियोलॉजी का मुकाबला और वो आइडियोलॉजी अपनी जड़ जमा सके, उसके पहले आप अगर देश को छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो सब चीज़ें हासिल होना